हरियाणा विधानसभा की तरफ से आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। अभी जो मानसून सत्र संपन्न हुआ है उसको लेकर के विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य में हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष उपस्थित है। उनसे निवेदन है कि वो प्रेस वार्ता को शुरू करें। हाल ही में संपन्न हुआ हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, जो कि एक 4 दिवसीय सत्र था और आप सब भी उसके साक्षी रहे हैं। इस मानसून सत्र से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करूं, उससे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी का पूर्ण सहयोग हरियाणा विधानसभा को मिलता है। इस 4 दिवसीय मानसून सत्र में जो 4 सिटिंग हुई है, इसमें माननीय सदस्यगणों की सहभागिता अच्छी रही है। अगर हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री परिषद के सदस्यों को छोड़ दें तो जो 74 सदस्य हैं उनमें से पहले दिन 71, दूसरे दिन भी 71, 26 अगस्त को 72 और आखिरी दिन 70 विधायकों ने इस सत्र में भाग लिया है। ये सत्र कुल 21 घंटे और 8 मिनट ये चला है। इसमें 8 विधेयक पास किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जो एक किसी भी सेशन में जहां माननीय सदस्यगणों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, और हमारा भी ये प्रयास रहता है कि सभी माननीय सदस्य अपना विषय रख सकें, चाहे वो प्रदेश से संबंधित हो या उनकी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हो। ऐसे शून्यकाल उनकी 3 बैठकें रही हैं, परंतु 3 बैठकों में हमने उसका समय बढ़ाकर 4 घंटे से अधिक समय हमने शून्यकाल को दिया, जिसमें 69 सदस्यों ने उसके अंदर भाग लिया और उन्होंने अपनी बात रखी। इनमें से 9 सदस्यों को 2 बार बोलने का अवसर मिला। अगर मैं पार्टी अनुसार बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के 30 सदस्यों को 99 मिनट बोलने का अवसर मिला। कांग्रेस के 34 सदस्यों को 129 मिनट बोलने का समय मिला। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्यों को 7 मिनट और निर्दलीय 3 विधायक गणों को 10 मिनट का समय शून्यकाल में मिला है। साथ ही जो प्रश्नकाल है उसके लिए 53 विधायकों ने जो प्रश्न दिए, नोटिस के रूप में 307 प्रश्न हमें प्राप्त हुए, जिसमें से 194 प्रश्न जो है वो स्वीकार किए गए और ड्रॉ निकालने की एक प्रक्रिया रहती है। उनमें 80 प्रश्नों में से 56 प्रश्न कार्रवाई में शामिल किए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 23 सदस्यों के, कांग्रेस के 27 सदस्यों के तथा इंडियन नेशनल लोकदल के 2 व निर्दलीय 1 विधायक के प्रश्न वो लगे हैं। साथ ही अनस्टार्ड क्वेश्चन, जिनकी सदन के अंदर चर्चा नहीं होती परंतु उनका जवाब सदस्यगणों को सरकार द्वारा दिया जाता है, ऐसे 160 प्रश्न हमें मिले थे, जिसमें से 132 एडमिट हुए। 130 प्रश्नों का जवाब माननीय सदस्यगणों को दिया गया। इसी प्रकार से ध्यान आकर्षण सूचनाएं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस हमारे विधायिका के अंदर होता है, जिसको कॉलिंग अटेंशन भी हम कहते हैं,
ऐसे 40 ध्यान आकर्षण सूचनाएं हमें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 विषयों पर 11 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को हमने स्वीकार किया, जिनके ऊपर सदन के अंदर चर्चा करवाई गई। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे विभिन्न जिलों में जल भराव को लेकर ये एक विषय आया था। सीईटी परीक्षा की कार्यप्रणाली, उसके ऊपर सदन में चर्चा हुई है। धान की फसल में वायरस की समस्या, साथ ही कलेक्टर रेट में वृद्धि तथा खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर ऐसे सभी विषयों पर सदन के अंदर चर्चा हुई और बहुत अच्छे सुझाव इन चर्चाओं के अंदर सरकार को मिले हैं और सरकार के द्वारा भी जवाब दिया गया। साथ ही साथ एक एडजर्नमेंट मोशन हमें 2 प्राप्त हुए, जिसमें से एक को अस्वीकार कर दिया गया था और दूसरे को स्वीकार करके उसके ऊपर 26 अगस्त को 3 घंटे और 35 मिनट तक उसके ऊपर चर्चा हुई। इस स्थगन प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्यों ने भाग लिया, कांग्रेस के 7 सदस्यों ने भाग लिया, इंडियन नेशनल लोकदल के 1 सदस्य ने इसमें अपनी बात रखी तथा निर्दलीय 2 सदस्यों ने उस विषय पर अपनी बात सदन में रखी। ऐसे 17 माननीय सदस्यों ने अपना विषय वहां पर रखा और मुख्यमंत्री जी ने 67 मिनट उसके ऊपर अपना जवाब दिया। इसी प्रकार से जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन, यानी जो सरकारी प्रस्ताव, ऐसे 3 सरकारी प्रस्ताव सदन में लाए गए, जिनमें से एक आपराधिक बिल की वापसी का था, दूसरा गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहादत वर्षगांठ पर वो सरकारी प्रस्ताव एक था और तीसरा मीडिया से अपराध का महिमा मंडन रोकने की एक अपील, जो एक सर्वदलीय एक सभी पूरे सदन द्वारा ये रखी गई। तो ऐसे 3 ऑफिशियल रेजोल्यूशन सदन के अंदर आए हैं। साथ ही 7 बिल, और उसके अलावा मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इस मानसून सत्र में जो 4 सिटिंग रही, इन 4 सिटिंग के अंदर 1585 दर्शक उन्होंने विधानसभा को विजिट किया और उन्होंने सदन की कार्रवाई को देखा है। जबकि इससे पहले जो हमारा बजट सत्र था, जिसके अंदर 13 सिटिंग थी, उन 13 सिटिंग में 2054 ऐसे दर्शक के नाते अलग अलग ग्रुप, जिनमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, बार एसोसिएशंस भी होती हैं, सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं, ऐसे अलग अलग ग्रुप इसके अंदर आते हैं। तो एक बहुत बड़ी वृद्धि इस बार हमने ये देखी है कि सत्र की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, मैं समझता हूं कि एक प्रयास लगातार चल रहा है कि एक विधायिका के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, उनकी रुचि बढ़े और संवैधानिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का जो एक लक्ष्य और विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसके ऊपर सभी राज्यों के विधान मंडल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी लोगों की रुचि इसमें बढ़ेगी और जितनी ज्यादा इसके अंदर एक अवेयरनेस बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी विधायिका या विधायिका को और प्रभावी बनाने की दिशा में मैं समझता हूं कि बहुत ये एक अच्छा, इसको मैं कहूंगा। बजट सत्र में लगभग 2054। इसी के साथ साथ इस सत्र के दौरान कुछ ऐसी विशेष ऐसे और कार्य हुए, जिस प्रकार से एक महामहिम राज्यपाल जी का पहली बार आगमन होना। हम सब जानते हैं कि हरियाणा
राज्य को नए राज्यपाल अभी पिछले दिनों में वो नियुक्त हुए और पहली बार वो हरियाणा विधानसभा के अंदर आए और उस समय में सभी माननीय सदस्यों ने मिलकर उनका सम्मान भी किया और उनके सम्मान में एक भोज की व्यवस्था भी वो रखी गई थी। साथ ही संसदीय प्रणाली में सकारात्मक सुधार का कदम उठाते हुए सदन में सीधे प्रसारण की गाइडलाइन इस बार जारी की गई है। और इसमें मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि शुरुआत में सदन की कार्रवाई का सीमित भाग ही लाइव टेलीकास्ट के साथ जोड़ा गया है। और अगर मैं लोकसभा का आपको बताऊं, क्योंकि लोकसभा के अंदर 25 फरवरी 1991 में लाइव टेलीकास्ट जब शुरुआत की गई थी, तो उस समय में सबसे पहले वो विषय वहां की जनरल रूल्स कमेटी के पास गया था, जिन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद केवल प्रश्नकाल का ही लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत की थी। और समय के साथ साथ जैसे जैसे वहां की व्यवस्थाएं बनती रही, वैसे वैसे लाइव टेलीकास्ट जो है उसका दायरा भी बढ़ाया गया। उन्हीं लाइंस पे ये एक शुरुआत हमने की है, जो आने वाले समय में हम मिलकर ये प्रयास करेंगे कि लाइव टेलीकास्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अभी के लिए हमने 5 विषयों को इसमें जोड़ा है, जो आपने भी इस बात को ध्यान किया होगा कि एक सीमित समय लाइव टेलीकास्ट होता था, उसके बाद वो बंद हो जाता था। उसके बाद वो पुरानी व्यवस्था से जैसे बाहर विषय जाता था उस तरीके से ही वो जाता था। शुरुआत में हमने प्रश्नकाल के साथ महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, साथ में बजट स्पीच जो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का जो एक जवाब होता है, चाहे वो बजट के ऊपर है या वो गवर्नर एड्रेस के ऊपर है, उसको इसमें लिया गया है। और 5वां विषय जो इसमें जोड़ा है, वो अध्यक्ष द्वारा कोई भी किसी प्रकार की ऑब्जर्वेशन अगर आती है जो कि पहले से निर्धारित हो, तो ऐसी अध्यक्ष की ऑब्जर्वेशन को भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ऐसे 5 विषयों को अभी शुरुआत के लिए रखा गया है। साथ ही इस सत्र में पहली बार समापन के अवसर पर राज्य गीत जो है वो सदन में चलाया गया। और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है, जो कि बहुत पुरानी एक डिमांड राज्य भर से आया करती थी, जिसके ऊपर काफी समय से एक प्रक्रिया चली हुई थी। और बजट सत्र के अंदर इसको सदन ने पास भी किया था, तो उसको पहली बार इस बार चलाया गया है। और साथ ही राज्य गीत जब चला तो उस समय का अनुशासन, गंभीरता और उसके प्रति एक सकारात्मकता, ये बहुत अच्छी एक पहल इस बार हुई है। साथ में 26 अगस्त को एक अवेयरनेस के नाते, जन जागरण के नाते उसमें सहभागिता करते हुए नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन हरियाणा विधानसभा द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और काफी संख्या में विधायक गणों ने उसके अंदर हिस्सा लिया है। साथ ही इस विधानसभा सत्र के दौरान कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, खासतौर पर संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा, इसके ऊपर भी एक विषय वहां पर आया। साथ ही श्री विठल भाई पटेल, जो कि पहले स्पीकर हमारे देश के रहे हैं और आजादी से पहले जब ब्रिटिश राज यहाँ पर हुआ करता था, उस समय में वो स्पीकर इलेक्ट हुए थे। और उन्होंने जिस प्रकार से एक संसदीय सुधारों को लेकर उन्होंने बहुत सारी पहल उस समय में की थी, जिनका अनुसरण आज भी पार्लियामेंट और अनेकों सभी विधानमंडल उनको फॉलो करते हैं। तो उन द्वारा लागू किए गए संसदीय सुधारों का स्मरण इस बार किया गया और ये भी तय किया गया कि आने वाले समय में हम हरियाणा विधानसभा के अंदर उनसे जुड़े हुए विषयों को और उनके जीवन के बारे में एक प्रदर्शन हम यहाँ पर करेंगे, उसको प्रदर्शित हम करेंगे। साथ ही
सभी विधायक गणों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपील, वो भी एक घोषणा के माध्यम से जो ऑब्जर्वेशन अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं समय समय पर, ऐसा किया गया। और साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान में सभी विधायकगण सहयोग करें ताकि ये विषय ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे और टीबी मुक्त अभियान ये सफल हो, ये भी एक विषय वहां पर अपील के नाते आया है। इसके साथ साथ अभी तक के किए हुए विधानसभा द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं या बजट सत्र के बाद जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं उसकी जानकारी सदन में दी गई और भविष्य का एक रोड मैप जो आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा जिन जिन विषयों पर काम करेगा वो भी सदन के अंदर उनको बताया गया है। अगर मैं कुछ विषयों की यहाँ पर चर्चा करूं तो आने वाले समय में हम हरियाणा सरकार और हरियाणा विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के लिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की एक वर्कशॉप जो कि लोकसभा के सहयोग से हम उसका आयोजन करेंगे ताकि विधायिका से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है या जितना भी लेजिस्लेशन होता है उसमें ड्राफ्टिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें स्थान है। ड्राफ्टिंग में जितने हमारे अधिकारी और कर्मचारी निपुण होंगे उतना ही अच्छा ड्राफ्ट बनकर सदन में आएगा और उसके ऊपर जब चर्चा होती है तो वो विषय आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ हम लोकसभा की तर्ज पर जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन इसको हम यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं, जो कि अगले सत्र से पहले मुझे उम्मीद है कि हम उसको यहाँ पर लागू कर देंगे। लोकसभा ने जब इसको लागू अभी किया है हाल ही में तो उसमें लगभग 95% तक उनकी एक्यूरेसी आई है। तो जल्दी ही हमारी हरियाणा विधानसभा की टीम वहां पर प्रशिक्षण के लिए जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन है इससे स्पीड भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी। ये विषय भी हम जल्द यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा का आप जानते हैं कि सचिवालय वो अलग होता है सरकार से, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होता है। तो यहाँ के रूल्स की अमेंडमेंट उसको लेकर हमने एक रिटायर्ड लॉ सेक्रेटरी डॉक्टर के.एन. चतुर्वेदी जी को हमने हरियाणा विधानसभा के साथ जोड़ा है कंसल्टेंट के नाते, और वो अभी उस विषय पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और रूल्स में अमेंडमेंट जहां जहां जरूरत है हम रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने का काम करेंगे ताकि हरियाणा विधानसभा की वर्किंग में, यहाँ के कार्यों में, यहाँ की हर विषय में पारदर्शिता बढ़े। साथ ही हमने पिछले दिनों में जो एक रिसर्च विंग जो एक सेंटर हमने स्थापित किया है उसके ऊपर आने वाले महीनों में हम काम करेंगे और वो रिसर्च विंग और मजबूत हो, जिसका न केवल हरियाणा विधानसभा को फ्यूचर के नाते लाभ हो बल्कि सदस्यों को भी उसमें असिस्टेंस मिले। वो भी हम आने वाले महीनों के अंदर उसको हम मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही हरियाणा विधानसभा के अंदर एक प्रिंट और डिजिटल गैलरी की स्थापना की जाएगी जिसमें संवैधानिक मूल्यों और हमारी जो संसदीय प्रणाली है इसको प्रदर्शित किया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश का जो एक हमारा एक कल्चर है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ का इतिहास और यहाँ से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा कि बाहर से जब लोग और ग्रुप हरियाणा विधानसभा को विजिट करने के लिए आते हैं तो उन सभी को एक अच्छी जानकारी उस नाते से मिले। और साथ ही साथ हमारे जो विधायक गण हैं उनकी भी और जानकारियां बढ़े, उस नाते से हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हरियाणा का जो एमएलए हॉस्टल है उसके विस्तार की प्रक्रिया भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ हरियाणा एमएलए हॉस्टल का जो प्रांगण है वहां पर एक नई डिस्पेंसरी बने, ऐसे कुछ विषयों को हमने यूटी के साथ टेकअप किया है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन प्रिंसिपल हमें उसकी अप्रूवल भी उन्होंने स्वीकृति भी दी है। और मैं राज्य सरकार से इस विषय को टेकअप करके हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये 4 दिवसीय जो मॉनसून सत्र था इसमें काफी चर्चाएं हुई, काफी विषयों पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा और हमने भी ये प्रयास किया कि सभी को बोलने का अवसर मिले, सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिले
उसमें आप सभी का भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं पुनः आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रश्न शायद स्थगन हुए थे, तो क्या वो अवॉइड किए जा सकते थे या पहले भी कोई ऐसी हिस्ट्री है? देखिए, कई बार चलते हुए हाउस में किस तरह का व्यवधान पैदा हो जाए, किस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी आ जाए या क्या कौन सा ऐसा विषय आ जाए, मुझे लगता है कि अध्यक्ष का ये प्रयास रहता है कि सदन चले, और सदन चलाने के लिए कई बार एक सहमति बनाने पर जब कोई बात आती है तो वो निर्णय लिया भी जाता है, और उस प्रक्रिया में अगर समय लगता है तो एक लक्ष्य तो यही रहता है कि सदन का जो एक डेडलॉक जो पैदा हुआ है वो खत्म हो और सेशन की कार्रवाई चले, सत्र सुचारू रूप से चले, क्योंकि हमारा जो असली जो लक्ष्य है वो विधानसभा के अंदर एक सार्थक चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, विधानसभा एक नियम प्रक्रियाओं से बंधा हुआ जो एक ये सारा विषय है उस तरीके से ये आगे बढ़े, तो उसमें कई बार कोई निर्णय लेने पड़ते हैं। जी देखिए, मेरा ये प्रयास है, बहुत अच्छा विषय आपने रखा, और मेरा ये प्रयास है कि निरंतर हम व्यवस्थाओं पे काम करें, क्योंकि व्यवस्थाएं जितनी अच्छी होंगी उनके रिजल्ट उतने ही अच्छे होते हैं। और मुझे ध्यान है कि जब भी कोई सुधार के नाते कोई भी सुझाव आता है तो हमने उन सभी को आगे बढ़ाया है, और लगातार हरियाणा विधानसभा में ट्रेनिंग का विषय भी आगे चला हुआ है, सुधार की बहुत सारी प्रक्रियाएं हमने चलाई हुई हैं, मीडिया की तरफ से भी कुछ सुझाव अतीत में आए उनको भी हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, चाहे उसके अंदर हमारे मीडिया कर्मियों के लिए एक वर्कशॉप के आयोजन की बात है या अन्य इस प्रकार की कोई भी जो सुविधाओं से संबंधित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसा विषय आएगा उसके ऊपर हम टेकअप भी करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो एक प्रेस एडवाइजरी कमेटी जिसको जो एक गैलरी का संचालन और इससे जुड़े हुए सभी विषयों को जो देखती है, जो पिछले समय में कम समय होने के कारण पुरानी कमेटी को ही हमने एक्सटेंड कर दिया था, तो अगले सप्ताह में ही आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने पिछले दिनों में 1968 से लेकर अभी तक के सभी रूल्स उनका भी अध्ययन किया है, समय समय पर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनका भी मैंने अध्ययन किया है, और बेहतर तरीके से हम इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो अगले सप्ताह आपको जानकारी मिलेगी। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से प्रेस एडवाइजरी कमेटी बने और वो मीडिया कर्मियों के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं और अच्छी व्यवस्थाएं हम कैसे लागू कर सकते हैं, या सदन के अंदर जब सत्र जब चलता है तो उस समय की और अच्छी हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो बिल्कुल उस कमेटी का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहेगा और वो सही तरीके से बने, वो एक ट्रांसपेरेंट एक प्रक्रिया वो उसके तहत वो काम होगा जिसकी जानकारी जल्द आपको दी जाएगी। ये उसी से जुड़ा हुआ विषय हम टेकअप करेंगे। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वैसे आपको इस विषय के बारे में पता है कि जो ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर विधानसभा भी है, हमारा सेक्रेटेरिएट भी है, हमारा हाई कोर्ट भी है, ये सारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के कारण से बहुत छोटा बदलाव भी अगर यहाँ पे करना पड़े तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत छोटे काम की भी परमिशन एक कमेटी से आती है, बड़ा बदलाव अगर है तो वो एक बड़ी कमेटी जो है, तो इस प्रकार के 3 स्तर उसके अंदर हैं। तो कई बार कोई काम जो हमें देखने में बहुत आसान लगता है वो केवल उन सख्त नियमों के कारण और वर्ल्ड हेरिटेज साइट
कि अपनी जो एक रिस्ट्रिक्शंस है उसके कारण से उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है, मगर मैंने ये सारी बातें पिछले दिनों में और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने माननीय राज्यपाल महोदय जो यूटी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं उनके साथ भी मैंने बैठक की है और मैंने बहुत सारे विषय उनके सामने रखे हैं। आने वाले समय में हम उसमें जो बेस्ट करवा सकेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम अच्छे तरीके से प्रयास शुरू हुआ था कि नया विधान लॉन्च करने को लेकर चंडीगढ़ में जमीन ट्रांसफर को लेकर क्या वो मामला अब कहीं चल रहा है, ऐसे किसी लेवल पे है वो विषय या अभी कुछ अपडेट नहीं? देखिए, वो हमारी भविष्य की जरूरत है, मैंने पहले भी बताया था, उस पर प्रक्रिया चली हुई है। वो हरियाणा की जरूरत है, हरियाणा का एक नया विधानसभा बने, वो हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही आपने साइकिल कराने के लिए नशे के खिलाफ सभी सदस्यों से अनुरोध किया था, आपने कहा था कि भी इस तरीके से आप सहयोग करेंगे तो इस समाज में संदेश जाएगा, लेकिन विपक्ष ने उसमें रुचि नहीं ली। विपक्ष का ये कहना था कि एक दिन चंडीगढ़ में साइकिल चलाने से नशे पर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इसलिए नशा हरियाणा में बढ़ रहा है, उनको कोई सहयोग नहीं मिला। आपको लगता है सर कि विपक्ष को केवल विरोध के लिए विरोध करने के लिए इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? देखिए, जितने भी गंभीर विषय हैं, जितनी भी इस प्रकार की चुनौतियां हैं, उसमें सभी को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं कि नशे जैसा जो विषय है, इसमें सरकार के साथ साथ आम जन की जागरूकता जितनी बढ़ेगी, आम जन का सहयोग जितना इसमें बढ़ेगा, उतना ही इस विषय में हमें कामयाबी मिलेगी। वो जागरूकता और ज्यादा बढ़े, उस नाते से हरियाणा विधानसभा की तरफ से उस दिन का एक ये सांकेतिक साइक्लोथॉन इसका आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री जी भी थे जो सदन के नेता हैं और इसके अंदर काफी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बहुत सदस्य बाद में अपने तरीके से भी वहां पर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा हम इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं जन जागरण बढ़ता ही है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सदन चलेगा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत, परंतु हमारा जो लक्ष्य है वो जनता के हितों को साधना है। जितनी सार्थक चर्चा होगी उतना ही अच्छे समाधान निकलेंगे। और उसमें कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है और मुझे खुशी है इस बात की कि जब भी हम किसी माननीय सदस्य से बात करते हैं या मुख्यमंत्री जी से भी कभी इस बारे में चर्चा होती है, तो कभी भी किसी ने उस तरीके से हठधर्मिता नहीं दिखाई। और मैं समझता हूं कि हम सब विधानसभा को सुचारू रूप से चलाकर अपना योगदान सुनिश्चित करें, ये उसी का एक हिस्सा है। सामने तमाम सारी छोटी विधानसभाएं स्टेट की हिमाचल की है कि वहाँ ज्यादा सेटिंग होती है, लंबे लंबे सेशन चलते हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल होता है, जनता के इशूज वहाँ उठते हैं, अच्छी डिबेट्स होती है, जिससे अल्टीमेटली स्टेट का फायदा होता है। क्या हमारे यहाँ इस तरफ कोई सोच है, उस पर चर्चा हो रही है या इस तरीके की कोई फ्यूचर में सेशन बढ़ाने की बात हो रही है? बिल्कुल बात भी हो रही है और उस दिशा में हम आगे बढ़े भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15वीं विधानसभा में अभी तक जो 3 सत्र हुए हैं, अभी तक हम 22 सीटिंग इसमें कर चुके हैं, जो कि पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है। और आने वाले समय में जितना सहयोग सदस्यों द्वारा मिलेगा, उतना ही हम इसको लंबा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हाउस का बिजनेस 2 तरह का होता है, एक ऑफिशियल बिजनेस होता है जो सरकार द्वारा लाया जाता है, दूसरा विधायक गणों की चर्चा, जिसमें वो अपने अपने विधानसभा और प्रदेश के विषयों को उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोनों चीजें जितने अच्छे तरीके से, जितना अच्छा वातावरण सदन का रहेगा, जितना सहयोग एक दूसरे का रहेगा, तो लंबा सत्र चलाना हमेशा ही लोगों के हित में है। और जैसा मैंने बताया कि 15वीं विधानसभा के गठन के बाद अभी तक की जो सिटिंग्स की गिनती है वो पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा है। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि ये सिटिंग और ज्यादा बढ़े। जिस तरह से इनोवेटिव स्टेप्स ले रहे हैं कि एआई बेस्ड
रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसलेशन हो, चाहे आप कैबिनेट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो एक फंडिंग विधानसभा को होना चाहिए। आपकी जो भी नोटिस स्टेप्स लिए हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ वार्ता चल रही है और इस तरह से क्या ये अप्रूवल हो गया जो भी प्रोजेक्ट आपने फ्यूचर के लिए रखा है? देखिए, बजट सत्र के अंदर मैंने जब ये विषय रखा था कि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा किस तरीके से नई एक्टिविटीज करने वाली है, और जिस प्रकार से ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये विषय आया था और उसके अंदर जो प्रस्ताव पारित हुए थे, हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर, उसके ऊपर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमने ये विषय रखा तो बजट स्पीच के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि हरियाणा विधानसभा भविष्य में जो भी इस प्रकार की गतिविधियां या कोई भी सुधार को लेकर कदम उठाएंगे तो सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बजट की इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहां तक विधानसभा की वर्किंग की बात है, आज हमें टेक्नोलॉजी से जुड़कर आज सारी दुनिया आगे बढ़ रही है। हमें विधानसभा में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमें पोर्टल या प्लेटफॉर्म उसको हमें मजबूत करना है, ताकि हमारे माननीय सदस्यगणों की और आम जन की भी अवेयरनेस विधायिका की ओर बढ़े। और ये जो हमारा लक्ष्य है, एक और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और दूसरी तरफ हमारी जो परंपराएं हैं, जो कि एक हाउस की गरिमा को लेकर, हाउस के संचालन को लेकर, हमें उन परंपराओं को भी संभाल कर रखना है। विधानसभाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात इसमें यह होता है कि एक बजट अलग से एक विधानसभा को लॉन्च किया गया। हरियाणा में इस दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या इस प्रकार के और बहुत सारे विषय समय समय पर वो उठते हैं और उनके ऊपर चर्चा भी होती है, परंतु हरियाणा की जहां तक बात है, मुझे लगता नहीं कि आज तक हमें इस प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर आई हो। और एक मैं तो बल्कि कहूंगा कि ये सारे विषयों पर एक कंसेंसस जब पूरे कंट्री में बने तो वो ज्यादा अच्छा है। स्पीकर साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है अशोक अरोड़ा, उनका मसला जो उनके साथ बच्चियों की हुई थी, उसकी शिकायत प्रिविलेज कमेटी के पास थी, आपके पास भी वो पहुंचे थे। विधानसभा में मुद्दा उठा तो उन्होंने वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री के बोलने के बाद अशोक अरोड़ा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कह दी है तो मैं अपनी ये जो शिकायत है वापस लेता हूँ। उनका क्या स्टेटस है? क्या वो कमेटी के पास अभी भी लंबित है या उसको वापस ले दिया गया है उनके कहने पर? देखिए, विधानसभा की कमेटी एक मिनी हाउस उसको बोलते हैं, और जो भी विषय कमेटी में विचाराधीन है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। मेरा एक और सवाल है, अभी मॉनसून का सत्र हुआ है, सभी ने देखा, आपको क्या अभी लगता है कि विधायकों की ओरिएंटेशन की और ज्यादा जरूरत है? बड़ी संख्या में विधायक हैं, पुराने विधायक, इस तरह का व्यवहार रहा। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि 40 नए विधायक इस बार चुनकर आए और उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। रहा सवाल ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग मैं समझता हूं प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग से जिस प्रकार से क्षमताएं बढ़ती हैं वो क्षमताएं बढ़ें, और क्षमताएं बढ़ें और सही दिशा में वो इस्तेमाल हो, वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि नए जितने भी विधायक हैं वो विधायिका में उनकी रुचि काफी अच्छी है और समय समय पर उनकी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हाउस के अंदर किस तरीके की हमारी वर्किंग और आचरण होना चाहिए उस पर चर्चा होती है और ये चर्चा जारी रहेगी। किसी और साथी का कोई प्रश्न? सर मेरा क्वेश्चन ये भी रिक्वेस्ट है सर, हर बार सदन में कैमरामैन के लिए सर कोई फैसिलिटीज नहीं होती है। पिछली बार आपकी भी रिक्वेस्ट की थी, तो इस बार की बहुत परेशान काम हुआ हमारा। तो देखिए, मैं सभी मीडिया के साथियों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 361A जहां हमें ये अधिकार देता है, वहां कुछ पाबंदियां भी वहां पर है, परंतु जहां तक उस दायरे में रहकर व्यवस्थाओं को और सुचारू हम कर सके, वो मैंने विषय अभी रखा है। हम आने वाले समय में जो बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं होंगी उसको हम स्थापित करेंगे। सर फैन की अवेलेबल नहीं थे इस बार, आपको विषय में चर्चा इनका जो कहना है ना, वो 361A से परे है। इनको
को कैमरा पर्सनल्स को जो है और जो व्यवस्थाओं में, इनको वो भी मैंने कहा है, व्यवस्थाओं की बेहतरी वो भी हमारी प्राथमिकताओं में हमेशा रहेगी।